नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और मैदान में उम्मीदवार जोर आजमाइश में उलझे हुए हैं। इस कड़ी में आज हम हरियाणा की फरीदाबाद सीट पर, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, महेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जानेंगे इस सीट पर क्या है उनके वादे, क्या हैं इरादे। नमस्कार, धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। और ये जो सीट है फरीदाबाद सीट, यहाँ से आप कांग्रेस उम्मीदवार हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रात का वक्त है और हमने देखा है लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर जमा थी। मैदान में जब जा रहे हैं आप, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? भाई, मैदान में आप भी देख रहे हैं, जनता सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से खफा है, उनका विरोध कर रही है, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण ये है कि 10 वर्ष में इन्होंने जो कुछ भी वादों के माध्यम से या जैसे भी भ्रमित करने की कोशिश की है, वो पूरे नहीं कर पाए। लोग उनको देख रहे हैं कि भाई एक भी वादा इनका पूरा नहीं। डेवलपमेंट की हालत ये है कि स्मार्ट सिटी के नाते 10 वर्ष हो गए, शहर को एक विकसित शहर बनना जाना चाहिए था, लेकिन विकसित क्या है तो विकासशील भी नज़र नहीं आता। सिर्फ बीच में पहले भी डेवलपमेंट बहुत हुई पड़ी थी शहर के ख़ास सेक्टर्स, कुछ एरियाज़ में, आज भी थोड़ी बहुत हुई होंगी। स्मार्ट सिटी की जो एक योजनाएं, स्कीम्स हैं, कुछ सड़कों का ही खाली, उनकी कुछ सौंदर्यीकरण की बात है, चाहे इसकी वाइडनिंग की है, इसके सिवा कुछ भी काम नहीं, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं। चारों तरफ गांव आबादी जो बीच में आई हुई है, वो भी, शहरों के अंदर भी, कॉलोनीज़ के अंदर भी सारे के सारे सड़कें टूटी, गड्ढे ये पड़े हैं। परिवर्तन, बदलाव के लिए लोग चाहते हैं और इसलिए आपको लाया गया है। सक्रिय राजनीति में संन्यास लेने के बावजूद आपको आना पड़ा आगे और लोगों की बात माननी पड़ी। उम्मीदवारी दावेदार को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हुआ था और आपका नाम अनाउंस हुआ। देखिए, संन्यास का तात्पर्य होता है कामनाओं का त्याग। संन्यास, कामनाओं का त्याग करके व्यक्ति समाज से अलग कहीं एकांत अपना जीवन व्यतीत करे, तो भैया कामनाओं के त्याग की एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं समाज में रह रहा हूँ, उसके सुख दुख में भी मैं शामिल हो रहा हूँ, तो इसे हम किस ढंग से परिभाषित करोगे कि संन्यास ले लिया था और फिर वापस आया हूँ? तो मैं ना को बड़ा में गया, न मैंने भगवा वस्त्र धारण किया। हाँ, राजनीति से ये प्रयास मेरा था अब अलग हो जाऊं, क्योंकि स्वभाव की बात है, मैं अपने स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं अगर वादा किया तो उसे पूरा मुझे करना होगा, नहीं मुझे चैन नहीं आता। और लोग तो वादा, मुझे मुझे झूठ पसंद नहीं, मैं बेईमानी के सख्त खिलाफ हूँ। अब इस वातावरण में रह कर के ऐसा आदमी जो आज तुम देख रहे हो, कैसा वातावरण समाज में भी और राजनीति में तो अधिक हो रहा है, तो ऐसे आदमी को फिर इच्छाओं का त्याग स्वतः ही हो जाता है। आप बहुत सीनियर नेता हैं और आपसे लोगों ने काफ़ी मांग भी रखी कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये भी एक वजह थी कि आपको ये तो हुआ है ना, लोगों की मांग ये रही है कि नहीं, पार्टी का भी यही रहा, लोगों का भी यही रहा कि भी नहीं, महेंद्र प्रताप को ही लाना होगा अगर इनको यहाँ से हटाना है। तो जन भावना को आदर करते हुए मैंने तो उसको वही मान्यता दी है, सिर झुकाया है। पार्टी ने जन भावनाओं के आधार पर ही टिकट दिया है, सच्चाई ये है। नहीं, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी सत्य है। हालांकि दूसरे साथी वो भी लायक पात्र हैं, लेकिन कई समीकरणों का ध्यान रखते हुए पार्टी ने जो फैसला किया, जन भावनाओं को देखते हुए, जनता की आवाज़ क्या थी, उसके आधार पर फैसला लिया। जन भावनाएं, और जन भावनाओं की जब बात आती है, आज भी अपनी अंदर की आवाज़ भी सुनता है। आपने उस वक्त क्या सुना, क्या
आपके अंदर बस वही आवाज आई था। और इसलिए इस कैंडिडेट इस ये सीट पर आवाज़ ही है, जब जनता की वो पार्टी ने निर्णय ले लिया तो मैंने उसको मानना था कि नहीं, जब प्रजा की बात में पार्टी की भी है तो भाई शायद अभी विरक्ति का समय नहीं आया, तो भाई मैं अब जनता के बीच में हूँ। मौजूदा सांसद से नाखुश है जनता और इसलिए बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। आपको आगे आना पड़ा है। ये दोनों ही वो बातें क्या हैं। मुद्दे हैं इस सीट पर जो प्रभाव डालेंगे? लेकिन ये दोनों बातें देखो, महंगाई मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं और जनता इनसे ग्रस्त है, प्रभावित है। और यही कारण है कि जो बदलाव की जो भावना एक लोगों में आ रही है कि भी बदलाव आवश्यक है, इसलिए जनता कांग्रेस की तरफ या मुझे उम्मीदवार मान करके मेरे साथ जुट रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि जनता ही इलेक्शन लड़ रही है। मैं तो भाई उम्मीदवार के नाते मेरा तो कर्तव्य भी है अपनी उसके लिए मेहनत करना, लोगों की भावनाओं को देखना, समझना और उसके अनुसार मुझे अपने इस कार्य क्षेत्र में उतरना आवश्यक है। और जब जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपको नए अनुभव भी मिल रहे होंगे, क्योंकि जो लोग मांग रख रही हैं, जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, वो किस तरह का आपको मिल रहा यही है फीडबैक जो मैं बता रहा हूँ कि इन 3-4 चीज़ों पर आधारित लोगों की मांग उसी, वो यही अपेक्षा रखते हैं कि रोज़गार मिले। नौजवान तो ये चाहता है। करप्शन के लिहाज से देखते हैं तो उससे भी परेशान है कि बोझ तो उनकी जेब पे ही पड़ेगा ना, तो करप्शन से भी। दूसरा बेरोज़गारी है ही है, डेवलपमेंट की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सामने लोग उसी के अनुसार मांग भी रखते हैं भाई इनको, लेकिन वो भी जानते भी हैं कि भाई आप बढ़ जाओ, इनको प्रायोरिटी पे हमारे करना होगा, तो ये अपेक्षा भी रखते हैं, स्वाभाविक है। तो आप इस फरीदाबाद सीट पर वो क्या चीज़ें देख रही हैं जिसके लिए प्राथमिकताएं तय करने वाले हैं? बतौर सांसद आप सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं क्या तय करने वाले हैं? प्राथमिकता पहली बात तो ये है कि स्मार्ट सिटी के नाते हमें इसकी डेवलपमेंट पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए था। जो प्लान्ड तरीके से 10 वर्ष में इस ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। समझ में नहीं आता, स्टेडियम बना हुआ था यहाँ, पुराना हमारे टाइम का था, आज मेरे ख्याल में 10 साल हो गए, उसको नए सिरे से बनाना चाहते होंगे, जो एक स्मार्ट सिटी के हिसाब से मापदंड उनके रहे हैं कि हमें ये चीज़ें हमें करनी है। सारा टूटा फूटा अधूरा पड़ा है, कभी काम हो गए कभी नहीं हो गए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई शहर के लिहाज से आज स्थिति मैं समझता हूँ 10 वर्ष पहले ज़्यादा अच्छी होगी, जब हमारी JNNER योजना लागू हुई थी। आज स्थिति और ज़्यादा बदतर है, तो आज इसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको हम, ये विकासशील भी नहीं रहा, विकसित कैसे सिटी इसको बनाएं। तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे अधिकारी भी ऐसे उसमें योजनाओं में शामिल हो जाते हैं, या अधिकारी योजना बनाते हैं, या अधिकारियों से ये योजना बनवाते हैं। तो ऐसे बेतुके जो है योजनाएं ने और इसको ख़राब किया है। उसमें सीवर का पानी, मैंने सुना सीवर का पानी डाला जा रहा अब भी, हालांकि को भरा भराया नहीं है, थोड़े बहुत हो सकता है 6-6 इंच 1-1 फुट पानी कहीं आया हो, तो सीवर के पानी को डाल रहे हैं। मतलब क्या विजन है, क्या तरीका है ये? लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बदलाव हो रहा है और विकास हुआ है, विकसित भारत होगा, विकसित फरीदाबाद होगा, ये दावे किए जा रहे हैं। देखो जुमलों में तो ये किसी का मुकाबला नहीं है। ये जुमले में तो जुमलेबाज नाम दें तो गलत नहीं है। इन्होंने तो वायदा किया था, आप याद करिए, कि काला धन कांग्रेस ने जमा कर रखा है विदेशों में, पहले उसे लाएंगे खजाने में भरेगा और 15-15 लाख रुपए भी देंगे, कहा था ना।
और शाहजी ने खुद माना है कि भाई तो इलेक्शन के जुमले थे, जुमले में झूठ। अब जनता को जुमलों से बहकाना मैं समझता हूँ, अदालत में कोई मान ले तो इस तरह का तो अपराध माना जाता, लेकिन ये भी एक राजनीतिक सामाजिक अपराध है। ये भी याद कहा। दूसरा ये था पेट्रोल की कीमतें, मेरे ख्याल तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 60-62 रुपये के करीब रही होगी। गैस की भी 400 के आसपास होगी। ये भैंसे बुग्गी होती है ना, इन पे मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर रखे रहे, शोर मचाते थे सड़कों पे। वो क्या नाम है तेरे, इकट्ठे होकर के वो निकालते थे, जुलूस निकालते थे और ये कहते थे कांग्रेस ने ये महंगाई कर दी, ये खा गई, फलाना कर गई, हम तेल या इस भाव में देंगे, गैस इस भाव में देंगे, ये वादे थे ना। और हो गए उल्टा। तो जुमले कहें क्या कहें। गैस तो 1000 में हो गई। तेल हालांकि उस समय मनमोहन जी के टाइम में मेरे ख्याल में $130 का एक बैरल करीब आ रहा था। हाईएस्ट रेट थे महंगाई के उस ज़माने में, जब भी तेल 60-62 से फालतू नहीं था। आज तो तेल इतना डिस्काउंट से मिल रहा है रशिया से। वैसे भी वर्ल्ड मार्केट में 60-65 का ही रेट होगा, बाहर से तेल लेना पड़ता है, लेकिन रशिया तो और डिस्काउंट से भारतवर्ष को दे रहा है। और तेल के रेट कहाँ हैं, वही है। गैस हज़ारों पे पहुंच गई। तो भाई ये जुमले ना कही जाए तो क्या कही जाए। मैं तो जैसे मेरी जानकारी के मुताबिक हम देखते हैं गूगल पे या कहीं से भी कि जिस समय मनमोहन की सरकार थी उस समय सुना जाता है तकरीबन 55 लाख करोड़ के करीब कर्ज सरकारें लेती है। कितने दिन में, जब से देश आज़ाद हुआ लोन लेते रहती है। सरकार को तो लेने भी पड़ता है डेवलपमेंट के लिए, और योजनाएं हैं उनको लगाने पूरा करने के लिए। और 10 साल में 205 लाख के करीब कर्ज है हमारे पास। राष्ट्रीय मुद्दों की भरमार है इस चुनाव में, मुकाबले में लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है। और राष्ट्रीय मुद्दों में अलग अलग मुद्दे, चाहे पीएम मोदी की ओर से या स्टार प्रचारकों की ओर से या फिर कैंडिडेट्स की ओर से, वो छाए हुए हैं। आपका जो फोकस दिख रहा है वो स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा है। आपको इसमें लगता है कि स्थानीय मुद्दों का जोर रहेगा आपकी सीट पर खास तौर से? सुनिए, स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों मुद्दों का अपना महत्व है। राष्ट्रीय मुद्दे तो ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ, जिनका जिक्र कर रहा हूँ, ये आम जनमानस को, सामाजिक स्थिति को, सबको प्रभावित करते हैं। बात ये आ रही है कि इनके बावजूद भी इतने बड़े गलत और झूठे वादे अगर किए जाते हैं तो भाई फिर वो सरकार को कैसे सही माना जा सकता है। आप तुलना करिए इस दृष्टि से, जो है महंगाई वहीं खड़ी है सारी की सारी। तो ये जुमलेबाजी कही जाएगी, क्या कही जाएगी। और क्या कर दिया फिर कौन सी डेवलपमेंट हो गई भाई। कोई विषय तो बताएं कि हमने फलानी चीज़ पे वो की है। देश पहले भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा था, चाहे वो डिफेंस का मामला है। स्पेस टेक्नोलॉजी आज की है, इंदिरा के ज़माने से, नेहरू के ज़माने से, या राजीव के ज़माने से शुरुआत है। एटॉमिक एनर्जी अब की है। एक जनरेशन गैप देख रहे हैं, आपको लगता है आज के दौर में नई जनरेशन है, ये चीज़ें समझने के लिए तैयार है क्या? पुराने वक्त में क्या हुआ था और कैसे हुआ था, वो कैसे बदलाव लाई थी कांग्रेस, वो तमाम चीज़ें आप जिक्र कर रहे हैं उनका। इस जनरेशन गैप में आपको लगता है कि नई पीढ़ी ये समझेगी? नहीं, नई पीढ़ी जो 10 साल पहले नई पीढ़ी नहीं बदलाव किया था, अपेक्षा रखी थी, उनके प्रचार से, उनकी बातों से एक विश्वास स्वाभाविक है। पर मैं समझता हूँ आज वो महसूस करें कि हम भ्रमित हुए हैं, और नई जनरेशन ही बदलाव की तरफ देख रही है, मंथन कर रही है। 5 साल पहले नहीं किया, 10 साल में तो करने लगी है, क्योंकि उसके बाद कई चीज़ ऐसी घटनाएं पैदा हो गई कि फिर नई जनरेशन एक बार फिर विश्वास के लिए मजबूर हो गई। उस समय एक राष्ट्रवाद की एक बात ऐसी पैदा हुई कि जिससे चारों तरफ एक राष्ट्रवाद की भावना से फिर लग गए सारे।
आज वो नहीं है। आज वो हर चीज़ को देख समझ रहा है। कांग्रेस का इतिहास है भाई, कांग्रेस ने इस देश के लिए कहाँ तक पहुँचाया है। कांग्रेस के ज़माने में दुनिया की 5वीं ताकत तो मानी गई थी, ये तो मानते हो। तो नई जनरेशन फिर उसकी तरफ सोच रही है कि भाई कांग्रेस ही विकल्प हो सकती है। आप सुलझे हुए अनुभवी राजनेता हैं। आपने भजनलाल सरकार में काम किया है, आपने हुड्डा सरकार में काम किया है, मंत्री रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर अगर देखें तो आपको क्या विजन लग रहा है फरीदाबाद सीट को लेकर? डेवलपमेंट जिस ढंग से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। हमें उसकी तरफ फोकस करना होगा। यह सारे प्रोजेक्ट हमने यहाँ शुरू किए थे। ये मेट्रो हमारा है, एलिवेटेड रोड हमारे हैं, मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं, आज क्या नाम है तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस, इतने इंस्टीट्यूशन यहाँ खोले हैं जिससे कि एक हम नई जनरेशन में अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या वो हम पैदा कर सकें। और उसके लिए मैं समझता हूँ आज उनके लिए नौकरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने तैयार कर दिया, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है। ये एक सबसे बड़ा वो है कि इसके लिए क्या किया जाए। IMT हमने यहाँ बना दी, लेकिन बेरोजगारी में फ़र्क नहीं पड़ रहा। फरीदाबाद की जनता एक लंबे अंतराल के बाद एक रोचक मुकाबला देखेगी जब आपका मुकाबला होगा यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर से। विधानसभा चुनाव में नेवला महाराजपुर से आप उनको मात दे चुके हैं और एक लंबी राजनीतिक लड़ाई रही है। आपको लगता है इस अंतराल के बाद अब जब सामना हो रहा है आपका, तो क्या आपके इरादे हैं इस बार? क्या आपको लगता है कि जनता जनार्दन का भरोसा आपको मिलेगा? जो भी इलेक्शन लड़ता है, फाइट करता है, जीतने के लिए तो लड़ता है। कोई नहीं चाहता ना हार का, लेकिन हार जीत के मापदंड अपने हैं। हार जीत किस उस पर जनता के अधीन है, जनता ही देती है। मैं इलेक्शन, मेयर कृष्णपाल जी इलेक्शन लड़े हैं, मैं 161 वोट से हारा भी था। जब भी मेरी इच्छा थी कि मैं जीतूं, बहुत नज़दीकी मुकाबला था। 161 जब मैं, बल्कि कांग्रेस का टिकट नहीं था मेरे पास, बसपा का निशान था। टिकट तो वो भी क्या था, मैंने दफ्तर का नहीं देखा बेचारा, पर फिर भी उन्होंने एक टिकट निशान तो दिया। अगली बार फिर कांग्रेस से लड़े तो 63,000 कुछ से जनता ने जिताया। महेंद्र प्रताप ने कभी जुमलों को अधिमान नहीं दिया। जो कहा जितना उतना पूरा किया, बल्कि उससे ज़्यादा पूरा किया। गलत वायदे नहीं किए और दूसरे अपने दामन को भी हमने बचा के रखा है। जीवन में रिश्वत तो बहुत दूर दूर, भेंट भी नहीं ली हमने। तो आखिर जनता, मैं समझता हूँ जनता चरित्रवान है। जनता अच्छे चरित्र को पसंद करती है। ठीक है, हालात, मजबूरी, कई बार विचलित हो जाता है व्यक्ति, लेकिन मैं समझता हूँ वास्तविकता देखा जाए तो आंतरिक तौर पर हर जनता महसूस तो करती है कि नहीं, मूल मर्यादा और ईमानदारी को तरजीह तो देती है। तो आप कह रहे हैं कि फरीदाबाद की जनता आपके लिए चुनाव लड़ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं शायद इतना लड़ रहा हूँ जितनी वो लड़ रही है। जनता ही, मुझे तो चारों तरफ से यही नज़र आती है। हरियाणा में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, अगर उनको देखें, यहाँ पर मनोहर लाल सरकार थी, चेहरा बदल गया है, अब नायाब सैनी सरकार है, और जिस तरीके से कामकाज हो रहा है, डबल इंजन की सरकार का वो वादा करते हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, तो क्या इसका फ़ायदा उनको मिलेगा और वो चुनौती पेश करेगा? कुछ भी नहीं है। लोग सारे समझ रहे हैं, फिर यही जुमलेबाजी है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। अब इस तरह की संज्ञा देना से कुछ थोड़ी आदमी की या पार्टी की पॉपुलरिटी बढ़ेगी। वास्तविक धरातल पर वो क्या कर रहे हैं, बात महत्वपूर्ण ये है। अब जनता सारी चीज़ों को देख रही है कि भी ये कहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं। इनके अलावा अब देखिए ऐसे विषय हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का हमें हमेशा ख्याल करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार एक्ट करता है,
तो उस पर तो जनता कई बार विचार भी करती है कि ये जिस पर पद पर बैठे व्यक्ति के लायक ये बातें हैं, उस स्तर की हैं, या कि उस स्तर से नीचे जा कर के ये काम कर रहे हैं। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि मोदी जी की विश्वसनीयता जो 10 साल पहले एक नया नया वो था, लोगों की चाहत थी, उमंग थी, लोग चाहते थे देखे मिलेगा क्या होगा, आज वो नहीं रही। मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा, करप्शन में कांग्रेस ने ये कर दिया, करप्शन की बड़ी ढिंढोरे पीटते हैं। परिवारवाद के प्रचार का एक तरीका है उनका, किस सोच के कैसे करते हैं मैं समझा नहीं हूँ। अगर करप्शन के तुम इतने ही खिलाफ हो, 70,000 करोड़ का लांछन या एलिगेशन, ईडी के जांच छापे भी शरद पवार पे, अजीत पवार पे जो है, उसके 8-9 MLA, ये कंपनी जो भी होंगी, मोदी जी ने बड़े खुलेआम लगाए नहीं लगाए, आपसे पूछना चाहता हूँ। अब वो सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वही बीजेपी के साथ है। बात पे आ रहा हूँ। लगाया था ना, और 1 महीने के बाद सबे लेके उधर पहुँच गए, केस भी गए और डिप्टी CM बना दिया। तो क्या विश्वसनीयता की बात मोदी जी की मानी जाएगी? जनता इसको देख रही है। चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ मेयर का, वो तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई, उल्टा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो सही था उसको घोषित कराया। क्या जनता इसे नहीं देखती? ये झटके लगे हैं, ये जो बताते हैं कि खुलेआम कुछ गलत हो रहा था, उसको सही किया गया, कोर्ट की ओर से आदेश आया। नहीं, सवाल अब ये है कि वे उन्होंने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया, उनका क्या दोष है? किसी ने इसको कंडम किया? मुंह नहीं खोला, इनकी पार्टी ने मुंह तक नहीं खोला। आज लोन की स्थिति मैंने बताई कितनी है, देख, GDP का मेरे ख्याल में तो जो पढ़ा था 80-82% GDP का अगर लोन कर्ज हो तो भाई मेरे ख्याल में तो स्थिति अच्छी नहीं है। 50% GDP से ऊपर जाना, हरियाणा की यही हालत है। कहाँ डेवलपमेंट है? क्या हो रहा है? डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम की है, मैंने बताई अपने टाइम के सारी है, अभी एक भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। महेंद्र जी, अगर देखें आप, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, हरियाणा कांग्रेस की, जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ पर नाम आए सामने, उसमें फरीदाबाद पर महेंद्र प्रताप सिंह का जब नाम आया, करण दलाल नाराज हो जाते हैं, वो नाराजगी भी जताते हैं। नाराज क्या एकजुट हो पाएगी? नहीं, एकजुट है, नाराज भी नहीं है, वो काम कर रहे हैं, मीटिंग्स की है उन्होंने, आज की मैं गया हूँ, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। एकजुट होकर पार्टी, हाँ एकजुट है। मुझे तो ये लगने लगा है कि जिस तरह के अंडर करंट कांग्रेस के फेवर में एक हवा लग रही है और इनके खिलाफ ज़्यादा सख्त एंटी इनकम्बेंसी है, तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि 10 की 10 सीटें ही ना हो जाएं, और नहीं तो 8 सीटें तो मेरे अपने अनुमान के मुताबिक 8 सीटें तो कांग्रेस की हर हालत में आएंगी। इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं हम। अब जनता से सीधे कनेक्ट हैं आप, फरीदाबाद की, सीधा संदेश दे सकते हैं हमारे माध्यम से, जो भी आप कहना चाहें, सीधे कनेक्ट इस वक्त आप जनता जनार्दन से, फरीदाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता खुद जागृत हो रही है, सोए हुए को तो जगाने के लिए मैसेज देना आवश्यक है। जनता जाग रही है। जनता को फिर भी यही अपील करूंगा, जनता एक स्वच्छ राजनीति के लिए, यहाँ के विकास के लिए, एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति की दृष्टि से, पार्टी की अच्छी नीतियों के लिए, इस आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए और फरीदाबाद को एक विकसित शहर बनाने की दिशा में हम काम कर सकें, इसके लिए वोट देनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे महेंद्र प्रताप सिंह, जो फरीदाबाद सीट से कांग्रेस के लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अनुभव है और इसी के साथ उनके साथ है वो विरासत जिसको लेकर उनका दावा है कि ये सीट जो है जनता जनार्दन लड़ रही है।
परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं, ये तो फैसला खुद जनता को करना है। तो इंतज़ार करना होगा रिजल्ट के दिन का। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। आपके साथ इस वक्त जब हम बात कर रहे थे महेंद्र प्रताप से, तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है और ये खास बातें खास एपिसोड में इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि हरियाणा में चुनावी मुकाबला छठे चरण में होना है, ऐसे में निगाहें रहेंगी। तो आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी खास शख्सियत के साथ। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।